पेन ड्राइव है उसका साक्ष्य पोस्टमार्टम का, इसमें सिद्ध हो रहा है। पुलिस प्रशासन तो बचाने का कार्य कर रहा है। अब मैं यही मांग करना चाहूँ, फांसी की सजा दिया जाए पॉक्सो एक्ट के तहत। ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं, ये उस पिता की टूटती हुई उम्मीदों, बिखरते हुए विश्वास और इंसाफ के लिए उठी आखिरी चीख की कहानी है। मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया है। ये शब्द किसी आरोप की सनसनी नहीं, बल्कि उस बाप के कलेजे से निकली आग है जो दर दर पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता रहा। जिन चीखों को लंबे समय तक अनसुना किया गया, आज उन्हीं आवाजों ने सिस्टम को हिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दें कि नीट छात्रा की मौत के मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। वही कार्रवाई जिसकी मांग को लेकर कई दिनों से सवाल उठ रहे थे। सड़क से लेकर सिस्टम तक दबाव बनाया जा रहा था। शायद अब उस पिता के जख्मों पर इंसाफ का मरहम रखा जा सका। ये कम से कम उसके दिल को थोड़ी ठंडक जरूर दे सकता है। आपको बता दें कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं रहा, बल्कि सिस्टम की परत दर परत खुलती नाकामी और संभावित मिली भगत की कहानी बन चुका है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रेप के बाद मौत के मामले में आखिरकार पुलिस महकमे पर असर दिखा है। चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी और कदमकुआं थाने के दरोगा हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने खुद माना है कि केस में निचले स्तर पर गंभीर लापरवाही हुई है, जिसके बाद देर रात ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। अब जरा इस पूरे मामले को सिलसिलेवार समझते हैं। मुन्ना चक इलाके में संदिग्ध शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां देश के सबसे कठिन मेडिकल एग्जाम की तैयारी होनी थी, आज वहां सन्नाटा है। सवाल है कि अब ऐसी साजिश की गंध जो रूह कपा देती है। 6 जनवरी को छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिली। हैरानी की बात यह है कि हॉस्टल के कर्मचारी उसे 3 दिनों तक अलग अलग 3 अस्पतालों में घुमाते रहे, लेकिन ना पुलिस को सूचना दी गई और ना ही किसी तरह की फॉरेंसिक प्रक्रिया अपनाई गई। डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट में नींद की दवा के ओवरडोज की बात लिखी गई थी। इलाज चला, छात्रा कोमा में रही और फिर 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। कागजों में सब कुछ साफ दिखाया गया, लेकिन असलियत से कहीं ज्यादा डरावनी निकली। शनिवार को आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस के पूरे नैरेटिव को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि छात्रा के शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। यहीं से ये मामला सुसाइड से निकलकर संभावित यौन उत्पीड़न और हत्या की तरफ मुड़ गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 जनवरी से 9 जनवरी तक पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। दावा किया गया कि शिकायत 9 जनवरी को दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद भी ना हॉस्टल सील किया गया और ना उस कमरे को सुरक्षित किया गया जहां छात्रा बेहोश मिली थी। ना कोई फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, ना सबूतों को संरक्षित किया गया। 3 दिनों तक अस्पताल में रहने के दौरान भी सबूतों की खुलेआम अनदेखी होती रही। ये महज लापरवाही नहीं, बल्कि जांच को कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। NBC 24 लगातार उठाए गए सवालों और FSL की रिपोर्ट से हुई फजीहत के बाद पुलिस को मजबूरन कार्यवाही अब करनी पड़ी है। चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की समीक्षा के बाद ASI हेमंत झा और थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन निलंबन अपने आप में जवाब नहीं, बल्कि ये और गहरे सवाल खड़ा करता है। इसी बीच SIT द्वारा एम्स पटना को सौंपे गए अधूरे दस्तावेजों ने जांच की रफ्तार को धीमी कर दी। 5 विशेषज्ञ डॉक्टर के विशेष मेडिकल बोर्ड तकनीकी कारणों और अधूरे फाइलों की वजह से किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। फॉरेंसिक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने माना है कि बिना पूरे दस्तावेजों के सच तक पहुंचना काफी मुश्किल है। फिर शाम को आई वो रिपोर्ट जिसने पूरे शहर को हिला दिया। फॉरेंसिक की बायोलॉजिकल जांच में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है, यानी कि पोस्टमार्टम में जताई गई यौन उत्पीड़न की आशंका पर अब विज्ञान की मुहर लग चुकी है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि वो पुरुष कौन है और उसे बचाने की कोशिश किन किन लोगों ने की है। आपको बता दें कि डॉक्टर की भूमिका भी अब शक के घेरे में है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने एक तरफ ओवरडोज की बात कही, तो दूसरी तरफ चोट के निशान होने की पुष्टि भी। अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने भी लगभग वही बयान दिया।
अगर शुरुआती जांच ही साफ नहीं थी तो रिपोर्ट जो है रिजर्व क्यों नहीं रखी गई? चोट कैसे आई, इसका जवाब किसके पास है? आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों की बात करें तो थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार और एसपी पूर्वी पटना परिचय कुमार, तीनों की भूमिका सवालों में है। किसी ने बिना फॉरेंसिक के क्लीन चिट दे दी, किसी ने बिना पोस्टमार्टम के सुसाइड मान लिया। अब ये सब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि महिला थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी ने न सिर्फ जांच में ढिलाई बरती बल्कि उसे धमकाया भी। यही रिपोर्ट आगे के अफसरों के लिए आधार बन गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें 9 जनवरी को सूचना मिली, लेकिन तब तक हॉस्टल सील क्यों नहीं हुआ? कमरे से सबूत क्यों नहीं जुटाए गए? फॉरेंसिक टीम को क्यों नहीं बुलाया गया उस समय तक? वैसे पूर्व डीजीपी अभयानंद ने साफ कहा है कि एसपी का काम सिर्फ फाइल आगे बढ़ाना नहीं बल्कि सुपरविजन करना होता है। अगर चाहे तो वे थाना प्रभारी की रिपोर्ट की जांच कर सकते हैं, कमरे की फॉरेंसिक जांच करा सकते हैं, छात्रा के शरीर पर चोटों को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो एसपी पूर्वी पटना ने तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड बता दिया और नींद की गोली को जो है थ्योरी पेश कर दी। इस पूरे केस में गुनहगार सिर्फ एक नहीं है, किसी ने हत्या की तो किसी ने इंसाफ को मानने की पूरी कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस सिर्फ निलंबन तक ही सीमित रहेगी या असली आरोपी तक पहुंचकर लोगों के टूटे भरोसे पर मरहम लगाएगी? संभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल कहां है, जिसे थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी प्रभात हॉस्पिटल से गाड़ी में बैठाकर थाने लाई और फिर उसे छोड़ दिया गया? छात्रा के कपड़ों पर मिला स्पर्म किसका है? पुलिस के बड़े साहबों से अब सिर्फ एक ही सवाल है, इतनी फजीहत के बाद क्या अब इंसाफ उसे मिलेगा या आम आदमी का भरोसा यूं ही डगमगाता रहेगा? ये बड़ा सवाल एनबीसी 24 के द्वारा उन पुलिस ऑफिसर और उन बड़े अधिकारियों से पूछा जा रहा है।